नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 के महाकुंभ के बारे में। एक ऐसा अलौकिक उत्सव जो हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रतीक है दोस्तों। इस बार का महाकुंभ इसलिए खास है क्योंकि 144 साल के बाद एक पूर्ण महाकुंभ का आयोजन हो रहा है दोस्तों। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, ये महाकुंभ मेला क्या है? महाकुंभ मेले से जुड़ी हुई पुरानी कथाएं कौन कौन सी हैं? कैसे तय होती है कुंभ की तारीख? महाकुंभ मेला कब और कहाँ लगता है? कब और कहाँ लगा था पहला कुंभ? क्या 144 साल के बाद होने वाला महाकुंभ मेला एक अफवाह है? कुंभ मेला कहाँ कहाँ आयोजित किया जाता है? कुंभ मेला कितने प्रकार का होता है? महाकुंभ में साधु संतों की भूमिका क्या है और नागा साधु कौन है? तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है दोस्तों। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है बल्कि यह आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक पवित्र एहसास है जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है दोस्तों, जिसमें करोड़ श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। कुंभ मेले में कुंभ का शाब्दिक अर्थ संस्कृत में घड़ा, सुराही या बर्तन होता है। वैदिक ग्रंथों में इसका अर्थ अक्सर पानी को धारण करने के संदर्भ में या अमरता के अमृत के बारे में मिलता है दोस्तों। पुरानी कथा के अनुसार दोस्तों, जब दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से देवता कमजोर हो गए तो राक्षसों ने उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया, जिसके बाद सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी। भगवान विष्णु के कहे अनुसार देवताओं ने राक्षसों के साथ अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने की संधि की। राक्षसों ने भी अमृत के लालच से देवताओं की संधि मान ली दोस्तों, जिसके बाद समुद्र मंथन शुरू हुआ। इस दौरान समुद्र में से एक एक करके कई चीजें निकली, लेकिन जब उसमें से अमृत कलश प्रकट हुआ दोस्तों तो उसे पाने के लिए हर कोई लालायित हो गया। तब भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अपने पिता के इशारे पर अमृत कलश उठाया और वो वहां से भाग निकले। तब राक्षसों के गुरु शंकराचार्य ने राक्षसों से जयंत से अमृत कलश छीनने को कहा। राक्षसों ने जयंत को पकड़ लिया, लेकिन अमृत कलश छीनने के लिए देवता और असुरों के बीच 12 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। इसी युद्ध के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वीलोक की 4 जगहों पर गिरी दोस्तों। कहते हैं अमृत की पहली बूंद प्रयाग में, दूसरी बूंद हरिद्वार में, तीसरी उज्जैन में और चौथी नासिक में जा गिरी। यही वजह है कि इन चारों स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों। कहते हैं जयंत जब अमृत कलश लेकर उड़ रहा था तो वह 12 दिनों में स्वर्ग पहुंचा था और शास्त्रों के अनुसार देवताओं का एक दिन पृथ्वी लोक के 1 साल के बराबर होता है। इसलिए उस घटना के संदर्भ में कुंभ का आयोजन हर 12 साल के अंतराल में होता है। आपको बता दें कि कुंभ भी 12 होते हैं दोस्तों, जिसमें से 4 का पृथ्वी लोक पर आयोजन होता है और बाकी 8 का आयोजन देवलोक में होता है। जब जयंत कोय के रूप में अमृत कलश को लेकर जा रहे थे दोस्तों तो उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदें लग गई थी, जिस वजह से कोय की आयु लंबी होती है। ऐसा कहा जाता है कि कोय जब भी मरते हैं तो दुर्घटना में उनकी मृत्यु होती है। इसके अलावा अमृत की कुछ बूंदें दुर्वा घास पर भी गिरी थी दोस्तों, जिस वजह से दुर्वा घास को भी पवित्र माना जाता है। सर्वप्रथम पूजनीय देवता गणेश जी को अर्पित किया जाता है। अन्य पौराणिक कथा के अनुसार दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान बहुमूल्य अमृत कलश पाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक लड़ाई हुई थी। असुरों से अमृत कलश को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वह कलश अपने वाहन गरुड़ को दे दिया। ऐसी मान्यता है कि इस लड़ाई के दौरान जब दानवों ने गरुड़ से इस अमृत कलश को छीनने की कोशिश की तो उसमें से कुछ बूंदें 12 जगहों पर गिरी थी, जिनमें से 4 जगह पृथ्वी पर और 8 जगह देवलोक में थी। पृथ्वी की यही 4 जगह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक थी। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जिन 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थी वहाँ की नदियाँ अमृत में बदल गई थी और यही वजह है कि इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। क्या आपको पता है दोस्तों कि कैसे तय होती है कुंभ की तारीख? कुंभ मेला कब कहाँ मनाया जाए यह बृहस्पति ग्रह और सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है दोस्तों। जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में आते हैं तो कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित होता है। जब बृहस्पति वृश्चिक राशि में और सूरज मकर राशि में हो तो प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है दोस्तों। उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन तब होता है जब सूरज और बृहस्पति दोनों वृश्चिक राशि में होते हैं और नासिक में कुंभ का आयोजन दोस्तों बृहस्पति और सूर्य के सिंह राशि में स्थित होने पर किया जाता है। क्या आपको पता है दोस्तों कि कब और कहाँ लगा था पहला कुंभ? पूर्ण कुंभ यानी महाकुंभ हर 12 साल में लगता है दोस्तों, जिसका आयोजन केवल प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि सतयुग से ही इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि किसी भी पुराण में विस्तार से इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। कुछ ग्रंथों में बताया गया है दोस्तों कि कुंभ मेला का आयोजन 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया गया दोस्तों कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वानों को कहना है कि गुप्त काल के दौरान से ही इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि कुछ ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य यह भी मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्य काल में आरंभ हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन सांग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान
कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया था। उन्होंने राजा हर्षवर्धन का भी जिक्र किया है दोस्तों, और उनके दयालु स्वभाव के बारे में भी लिखा है। उन्होंने कहा था कि राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों को दान में दे दिया करते थे। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि प्रथम कुंभ किस वर्ष लगा था? जब उससे गणना करेंगे तभी मालूम होगा ना कि 144 का मल्टीपल अंक है या नहीं है। जब कुंभ मेला कब शुरू हुआ इसका कोई स्पष्ट वर्ष अंकित ही नहीं है, तो ऐसे में 144 साल बाद वाले कुंभ के बारे में कोई सटीक जानकारी कैसे हासिल की जा सकती है। इसीलिए प्रयागराज में 2025 में लगने वाला कुंभ को महाकुंभ माना जा सकता है दोस्तों, जैसे 2013 के कुंभ को भी महाकुंभ कहा गया था। क्या आपको पता है दोस्तों कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ आयोजित किया जाता है? हरिद्वार में गंगा किनारे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। वहीं प्रयाग में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम तट पर कुंभ का आयोजन किया जाता है दोस्तों। नासिक में कुंभ मेला का आयोजन गोदावरी नदी के किनारे किया जाता है दोस्तों। वहीं उज्जैन में कुंभ आयोजन करने का स्थान शिप्रा नदी का तट है। बता दें कि महाकुंभ का आयोजन त्रिवेणी संगम के तट पर होता है दोस्तों, जिसे यमुना, गंगा और पौराणिक सरस्वती नदियों का पवित्र संगम माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से इस संगम में स्नान करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है दोस्तों। प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ का महत्व अधिक माना जाता है। दरअसल यहाँ 3 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। इस वजह से यह स्थान अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। बता दें दोस्तों कि सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह धरती के अंदर आज भी बहती है। क्या आपको पता दोस्तों कि कुंभ मेला कितने प्रकार का होता है? कुंभ मेला 4 प्रकार का होता है दोस्तों। कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में भी किया जाता है। यह मेला 12 साल के अंतराल में मनाया जाता है दोस्तों। इसके लिए चारों स्थानों को बारी बारी से चुना जाता है। इस दौरान श्रद्धालु गंगा, शिप्रा, गोदावरी और संगम तीनों नदियों का मिलन स्थल जो है में स्नान करते हैं दोस्तों। कुंभ मेले के विपरीत अर्धकुंभ हर 6 साल में मनाया जाता है दोस्तों। अर्धकुंभ केवल 2 स्थानों पर आयोजित किया जाता है, प्रयागराज और हरिद्वार। अर्ध का मतलब होता है दोस्तों आधा, इसलिए यह हर 6 साल के बाद आयोजित किया जाता है। 12 साल बाद मनाए जाने वाले कुंभ मेले को ही पूर्ण कुंभ मेला कहा जाता है दोस्तों। पूर्ण कुंभ केवल प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित होता है। इस साल प्रयागराज में लगने वाला मेला न केवल कुंभ है दोस्तों, बल्कि यह एक पूर्ण कुंभ भी है। और प्रत्येक 144 साल के बाद जो कुंभ मेला आयोजित होता है दोस्तों, उसे महाकुंभ कहा जाता है। इसका आयोजन केवल प्रयागराज में होता है, क्योंकि यह कुंभ मेला बहुत सालों बाद आता है, इसलिए एक विशेष महत्व रखता है। 12 पूर्ण कुंभ के बाद दोस्तों महाकुंभ होता है। अब बात करते हैं दोस्तों महाकुंभ में साधु संतों की भूमिका का। महाकुंभ के अखाड़ों की शुरुआत का संबंध दोस्तों प्राचीन काल से ही है। ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना और वैदिक परंपराओं को जीवित रखना था। दरअसल अगर हम कथाओं की माने तो उस समय हिंदू धर्म पर विभिन्न बाहरी आक्रमणों और पंथों का प्रभाव का खतरा मंडराता था। ऐसे में सनातन धर्म को जीवित रखना उद्देश्य था, जिसके लिए अखाड़ों का निर्माण किया गया। उस समय ये अखाड़े इन चुनौतियों का सामना करने के लिए साधुओं और संतों को एकजुट करने का माध्यम बने। उसी समय से अखाड़ों की शुरुआत हुई दोस्तों। आज भी अखाड़ों की संस्कृति जीवित है और हर एक अखाड़े में एक मुख्य साधु होता है, जो अपने साथ वाले अन्य साधु संतों को अखाड़े का नियम और नागा साधु बनने की शिक्षा देते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि नागा साधु कौन है। अमृत स्नान करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने जैसा पुण्य फल मिलता है। कुंभ में अमृत स्नान के दिन प्रथम स्नान का अधिकार नागा साधुओं को होता है दोस्तों। बता दें कि नागा साधुओं को महायोद्धा साधु भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में वे धर्म और समाज की रक्षा के लिए सेना के रूप में कार्य करते थे। अमृत स्नान के दिन नागा साधु और अन्य विभिन्न अखाड़ों के साधु संत अपने शिष्यों के साथ भव्य जुलूस निकालते हुए संगम में गंगा स्नान करने जाते हैं। कुंभ के दौरान बड़ी संख्या में नागा साधु अमृत स्नान करते हैं दोस्तों, जो देश के कोने कोने से आते हैं। महिला नागा साधु जहाँ भगवा वस्त्र पहनती है दोस्तों, वहीं कुछ नागा साधु सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र रहते हैं। नागा साधु पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो विभूत, रुद्राक्ष की माला, चंदन, काजल, तिलक, कड़े, चिमटा, डमरू, कमंडल और कुंडल आदि धारण करते हैं। महाकुंभ मेला न केवल हिंदुओं की बल्कि दुनिया भर में मौजूद श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है दोस्तों, जहां सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी आते हैं। साल 2017 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को शामिल किया गया था दोस्तों। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे करते हैं समाप्त। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही अद्भुत और हिंदू मैथोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।